नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और हम आज जिस वैकेंसी पर बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। इनकी टोटल 9 यूनिटें हैं, उसमें से इस एक यूनिट में 96 टोटल वैकेंसीज निकली हैं। और ये जो वैकेंसी है ये कौन सी यूनिट है, कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। ठीक है ना। तो टोटल जो वैकेंसीज है मैं पहले बता दूं आपको। टोटल जो वैकेंसीज है वो 96 है। और बहुत सारी पोस्ट है इसमें, जैसे सुपरवाइजर हो गया, जूनियर टेक्नीशियन ऑफिसर हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, है ना। अब जो टेक्नीशियन वाले हैं उसमें वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, है ना, ऐसे बहुत सारे। और फायरमैन की भी इसमें वैकेंसीज है। तो टोटल इस तरह से 96 वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है। तो टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, प्रिंटिंग एंड कंट्रोल वाली। तो इसमें क्या क्या है, सिलेबस वगैरह मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। देखिए 55 पेज की है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हम कम से कम समय में इसे पूरा करेंगे, है ना। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे एज वैसे सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हो, है ना, सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई एज जो मांगी वो 18 से 30 तक की मांग ली है। सुपरवाइजर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर है मौजूद है। वहीं पर अगर आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने सोच रहे हो ना, तो उसमें 18 से 25 मांगी गई है। ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें यहाँ पर, सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, और एक और है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, है ना। ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए 18 से 28 की एज फिक्स की गई है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी थी। अब जो फीस वगैरह है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। कि 600 रुपये की फीस है ना। किसके लिए है, ये जनरल के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है और आपके ओबीसी के लिए है। और यहीं पे ये 200 रुपये की फीस लग जाएगी आपके, अगर आप एससी से हो, अगर आप एसटी से हो और आप दिव्यांग जन में आते हो तो। ठीक है ना। 15 मार्च से ये फॉर्म खुला हुआ है और 15 अप्रैल तक ये रहेगा, है ना। मैं फिर से आप बता देता हूँ आपको, ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट हुआ है कब से, 15 मार्च से। और इसकी जो एंड डेट है वो क्या है, वो है 15 अप्रैल। ठीक है। पेपर का ऐसा है कि देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, सीधी सी बात है। वो कितने नंबर का होगा, क्या होगा, वो मैं नीचे बताऊंगा आपको। तो आपको एक तो ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। अब प्लस इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन वाले हैं तो उनका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, है ना, यही सब कहानी होगी। टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट वाले का तो टाइपिंग टेस्ट होगा भैया, जो भी इसको भरने वाला है उसको टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ेगी। फिर कितनी कितनी क्या है वो मैं सब नीचे बताऊंगा, बहुत डिटेल की बातें हैं ये सारी, है ना। तो आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, पेशेंस रखिए, सब सुनिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। अच्छा, मैं बता दूं पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है ये, इसलिए ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सैलरी वगैरह आप इस टेबल पे यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो देखिए ये पहली है सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग, है ना, एट S1 लेवल, ये लेवल वगैरह हो गया। फिर सुपरवाइजर टेक कंट्रोल हो गया, फिर सुपरवाइजर OL हो गया, A1 लेवल। ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल का। फिर ये टेक्नीशियन देखो प्रिंटिंग कंट्रोल वाला है। फिर इसके नीचे देखोगे जूनियर टेक्नीशियन, ये फिटर वाला है। और ऊपर कर दूंगा तो देखोगे आप जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और आखिरी में फायरमैन। ठीक है ना। यहाँ पर इनकी सब पोस्ट लिखी हुई है, आप देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन 68 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की है। बाकी आप सब चेक कर सकते हैं। फायरमैन की एक है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 है, वेल्डर के लिए 1 है, फिटर के लिए 3 है। ऑफिस असिस्टेंट की टोटल 12 पोस्ट है। सैलरी आप सबके सामने देख सकते हो, इतने से इतना कितनी है ना, किसी कहाँ क्या लिखी हुई है। और ये हो गई अपनी वैकेंसीज, है ना, कि जनरल के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है और टोटल कितनी होगी। तो इस हिसाब से आपको इसको देख करके फॉर्म भरना है। ठीक है। अब ये पन्ना आप देख लेना, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे देख लोगे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ से। और ये कौन कौन से दिव्यांग भाई बहन हमारे अप्लाई कर सकते हैं, वो ये रहे ना, ये यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। ये रहे, सुइटेबल पोस्ट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे जो सुइटेबल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप सुपरवाइजर TO के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। कैटेगरीज फॉर विच आइडेंटिफाइड, जो लोग ये कर सकते हैं वो देखिए, जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग है आप भर लोगे, डीफ हो आप भर लोगे, वन लेग है आप भर लोगे, डॉफिज्म है आप भर लोगे, एसिड अटैक विक्टिम हो अगर आप तो भी आप इसे भर सकते हो, MD है तो भी आप इसे भर सकते हो। मतलब ये चीजें, अगर ये दिव्यांगता है तो आप इसे भर सकते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, अब ये दिव्यांगता होने के बाद भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ चल जानी चाहिए, जैसे कि सिटिंग आपसे बैठते बनता हो, है ना, राइट करते बनता हो, बेंडिंग बनती हो, BN का मतलब बेंडिंग है, लेग हो गया, है ना। L का मतलब तो मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या है वो, तो यहाँ पे क्या फुल फॉर्म पता होता है, यहाँ पे सबको लिखा रहता है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ बता देता हूँ ना, कहाँ है, ये रहा, ये देखो।
LC हो गया, LV हो गया, DD, DV, और भी नीचे रहेंगे बहुत सारे, है ना, ये सारे लिखे हुए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो उसको, जैसे L का मतलब लिफ्टिंग है, उठा पाना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो दिव्यांग भाई बहनों के लिए हो गया। और इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा प्रिंटिंग से होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर वाला होना चाहिए। यानी किसी ने पार्ट टाइम किया हो या ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो या डिस्टेंस लर्निंग हो, ये सब नहीं अलाउड है। साफ साफ लिखा फर्स्ट क्लास, वो भी फुल टाइम डिप्लोमा। तो प्रिंटिंग में ही होना चाहिए, बनी बात है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती है, एक ब्रांच होती है पूरी की पूरी, उसी से आपने अगर डिप्लोमा किया तो आप इसे भर सकते हो। दूसरा, BE किया है, BTech किया है, या BSc की हुई है ना, किसमें, अगेन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसे भर सकते हो। मतलब डिप्लोमा, BE, BTech, BSc सब वाले भर सकते हैं। 18 से 30 की उम्र है। नीचे आ जाओ फटाक से, सुपर टेक्निकल कंट्रोल वाला। अब इसमें टेक्निकल कंट्रोल लिखा है तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया कौन सी वाली टेक्निकल ब्रांच। तो देखो, इसमें प्रिंटिंग वाली भी है, मैकेनिकल वाली भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, और IT भी है। किसी भी एक से किया है आपने, आप इसे भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है? सर डिप्लोमा किया है मैंने मैकेनिकल से, भर लोगे आप। सर मैंने BE किया है मैकेनिकल से, आप भर लोगे। BTech किया है मैंने, भर लोगे, है ना। और मैंने सर BSc करी है 4 साल वाली इंजीनियरिंग के, अगर इन ब्रांचेस में से किए जो लिखी हुई हैं तो आप भर लोगे। ठीक है ना, तो ये भी हो गया आपका। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भैया बनी बात है, यहाँ पर लगता है ITI का सर्टिफिकेट। ITI किसमें, जैसे मान लो प्रिंटिंग कंट्रोल है तो प्रिंटिंग में ही चलेगा आपका। ठीक है ना। और कौन लोग भर सकते हैं उसको देखो जरा ध्यान से, जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर में अगर आपने करी तो भी भर लोगे, लेटर प्रेस मशीन माइंडर में करी है, ऑफसेट प्रिंटिंग में करी है, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। और फुल टाइम ITI है आपका किसमें, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर या हैंड कंपोजिंग में, तो भर लोगे। दूसरा कौन भर सकता है, मान लो सर मैंने डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा अगर आपकी प्रिंटिंग में तो ही भर सकते हो। मतलब डिप्लोमा वाला प्रिंटिंग वाला वो सुपरवाइजर की ये पोस्ट भी भर सकता है, और वो चाहे तो ये वाला फॉर्म भी भर सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे फॉर्म मत भर देना। ठीक है ना, अलग अलग पोस्ट के लिए आप भर सकते हो। देखो ये कहीं लिखा नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, इन्होंने ऐसा कहीं लिख करके नहीं दिया है कि एक बंदा जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वही बंदा जो है वो सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन एक लाइन इन्होंने जरूर लिखी है कि मल्टीपल फॉर्म एक पोस्ट के लिए मत भरिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब अपने से गलती होती है तो अपन जैसे ये सुपरवाइजर वाला फॉर्म भरे भरे, अब मान लो कोई त्रुटि हो गई, अब करेक्शन का डेट तो इसमें है नहीं कि आप इसको बाद में करेक्ट कर लोगे। जब करेक्ट नहीं कर पाते तो अपन क्या सोचते हैं, अपन दोबारा भर देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपने पहले भी अप्लाई किया था, आपने इस बार भी अप्लाई कर दिया। आपने पहले भी फीस पे की थी तो इस बार भी फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार जो है वो सही हो गया। अब आप सोचेंगे सर फीस का क्या एक बार सबमिट हुई वो मानी जाएगी? नहीं, वो वाली वो गई, वो लॉस हो गई, आपको इसमें दोबारा भरनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि फॉर्म मल्टीपल फॉर्म मतलब एक पोस्ट के लिए बार बार अप्लाई मत करिए, अलग अलग पोस्ट के लिए शायद कर सकते हो। मैं शायद लगा रहा हूँ, उसमें लिखा नहीं पर मैं बोल रहा हूँ, तो आप भर के देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, भर के देखा जा सकता है, पर ये रिस्की होता है भाई, जब लिखा ना जाए तो कुछ भी समझना मूर्खता से कम नहीं होती। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, आप मत करना ऐसा। ठीक है, मना कर रहा हूँ साहब, ये बात अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखिए, तो हो गया डिप्लोमा वाला ही भर सकता है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर वाला कौन भर सकता है? बनी बात, इसने ITI फिटर में किया हुआ है भाई, 18 से 25 साल की अगर उम्र है, उससे ऊपर ना उससे कम होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि अगर आप SC ST के हो तो बनी बात है, आप ये जो जनरल का मैक्सिमम एज देख रहे हो ना 25, इसे 5 साल और बढ़ा लो तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी? 30 साल हो जाएगी। अगर आप OBC से आते हो, OBC दो तरह के होते हैं, क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। आरक्षण हमेशा नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। तो क्रीमी लेयर कहाँ जाते हैं OBC के? ये जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगे। तो OBC के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण होता है, कितने साल का मिलता है इनको? 3 साल का। तो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। अब मान लो कोई दिव्यांगजन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पहले तो दिव्यांगता की मतलब 40% तो दिव्यांग होना ही चाहिए, मिनिमम है ये, है ना। इससे कम पर सरकार दिव्यांग नहीं घोषित करती है, इससे ज्यादा पर घोषित करती है। छूट कितनी मिलती है इन्हें? इन्हें 10 साल की। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लो अगर आप दिव्यांग हो और आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप दिव्यांग हो और आप आते हो OBC से, तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। देखो, 3 और बढ़ा दिया ना। और अगर आप यहीं पर SC और ST में हो तो फिर आपको 15 साल की छूट मिलती है। तो डिपेंड करता है दिव्यांग होने के बाद आपकी कैटेगरी क्या है, तो उस हिसाब से आपके साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर को देखो जरा ध्यान से। भाई वेल्डर है, बनी बात है, टेक्नीशियन जहां पर लगेगा वहां पर ITI मांगेगा। ठीक है ना, तो ITI लग गया, वो भी वेल्डर पोस्ट में ही होना चाहिए। और देखो और कोई ब्रांच नहीं लिखी ना, मतलब सिर्फ वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन में बनी बात है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में ITI होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट देखो, अब इसमें एक पोस्ट खाली है सुपरवाइजर लेवल की, OLRM। इसमें मास्टर्स डिग्री हिंदी से अगर आपने करी है तो भी अच्छा है, इंग्लिश से करी तो भी आपकी अच्छा है। लेकिन अगर आपने हिंदी से करी ना, मान लो मास्टर डिग्री आपने, तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा। अगर आपने इंग्लिश से करी तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा। तो वाइस वर्सा है। साथ में ये तो हो गया मास्टर डिग्री किसी एक में आपने किया, 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया ट्रांसलेशन में, कि भाई हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आता हो, या फिर इसका उल्टा इंग्लिश से हिंदी हो, किया हो गई, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस लेगा, तो आप ये पोस्ट भर सकते हैं। एज आप देख सकते हैं 18 से 30 है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं मैं, ग्रेजुएट मांग लिया 55% के साथ खत्म, लेकिन साथ में बोला कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और यहीं पर बेटा ऑफिस असिस्टेंट में याद रखना टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पर और लगा हुआ है, दोनों टाइपिंग नहीं करनी है। आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 40 वर्ड्स पर मिनट आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। मैं सब बताऊंगा अभी एरर वेरर किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट में आपको इसे टाइप करके दिखाना पड़ेगा। तो हिंदी की टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए अगर आप उसको चुनते हैं तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त जो लोग ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही वो ऑप्शन पूछ लेंगे कि आप टाइपिंग किस में करना चाहते हैं, इंग्लिश में कि हिंदी में। तो आप जो लैंग्वेज चुनेंगे आपको वहीं पर एग्जाम में वही से टाइप करना है और कुछ नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी फायरमैन है, भाई 10वीं पास हो, सर्टिफिकेट आपका फायरमैन ट्रेनिंग का होना चाहिए। आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। छाती जो है आपकी वो 69 सेंटीमीटर हो, 79 सॉरी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाने के बाद सांस भरे तो 84 सेंटीमीटर तक पहुंचनी चाहिए। यानी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल है ना, फूल जाए, फट ना जाए, फूले बस। और आपकी जो दोनों आंखें उनमें विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सबका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 18 से 25 की आपकी एज हो तो आप इसे आराम से भर सकते हैं। अब देखिए, पोस्ट रिजर्व्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन विल बी एडजस्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दैट इज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरीज ऑफ इतना बाय द बिलो। यानी मतलब इन सब के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे रहता है वैसा ही, कुछ नया नहीं है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए यहां से बढ़ते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट नोट फॉर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर ये बताया गया कि भैया किसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मानते हैं। तो ये कहते हैं ना 10% आरक्षण इनको मिला, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिला हुआ है, तो उसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र लगता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये देखो साफ साफ लिखा है सबमिट ओनली वन सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। हाँ देखो लिखा ना, एक पोस्ट के लिए एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लिखा तो है यार, क्यों परेशान हो रहे हो, सही है, बढ़िया है, ठीक है। बाकी आपको डेट तो पता ही है 15 मार्च 15 ये, और मई जून में होने की आशंका भी है, तो पहले से तैयारी अपनी रखेंगे आप। बाकी ये सब आपने देख लिया है। अगर आप कोई डिफेंस में थे आप कभी और आप घायल हो गए किसी ऑपरेशन के दौरान, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आते हैं और SC ST से तो 8 साल की छूट मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल जितने भी कैंडिडेट है वो भी इसे भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये एप्लीकेशन जब से शुरू हुआ है आपकी 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, तभी वो लोग भर सकते हैं। और उनको भैया कोई भी एज बार नहीं है ना, कोई उम्र नहीं है उनकी, तो वो कितना भी हो वो भर सकता है। अच्छा, इसमें प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा मैं बताता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, जो कि 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। बॉन्ड आपसे 2 लाख रुपए का भरवा रहे हैं ये, है ना। कौन सी पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर S1A1 लेवल वाला, जो सुपरवाइजर वाला है, तो उसके लिए ध्यान रखना 3 साल का बॉन्ड पीरियड रहेगा आपका, है ना। तो इसका आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। मिनिमम मतलब 3 साल के लिए आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना सिर्फ सुपरवाइजर के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि भाई पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जैसे मान लो अगर कोई सुपरवाइजर की ये पोस्ट भरता है प्रिंटिंग टेक कंट्रोलर, तो उसका पेपर कैसा आएगा, तो उसका पेपर ऐसा आएगा। 5 सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो ये 5 सेक्शन है, उसमें देखो जरा बांट दिया उसको, पार्ट ए में 4 सेक्शन रखे और पार्ट बी में 1 सेक्शन रखा। पार्ट ए में आप देखोगे नॉर्मल पेपर है, जनरल मतलब करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, 15-15 क्वेश्चन, 15-15 मार्क के, 1 घंटा मिलेगा। इसके तुरंत बाद ही पार्ट बी आपको देना है। ये कंटिन्यू में होगा ना, टूटेगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे का लगातार पेपर है, तो 1 घंटे आपको पार्ट बी सॉल्व करना है, 1 घंटे आपको ये करना है। तो पार्ट बी में क्या होगा भैया, अब बनी बात है टेक्निकल चीजों से जुड़े सवाल रहेंगे, तो 60 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर के रहेंगे,
है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखोगे टोटल क्वेश्चन आपके 120 हो जाते हैं और टोटल नंबर आपके 150 हो जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, तो बच गया, यानी सारे टिक करके आना, ऑब्जेक्टिव है पूरा। अब आ जाता है जूनियर टेक्नीशियन, जितने भी हो चाहे प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर फायरमैन, सबका पेपर ऐसा होने वाला है। तो वही सेम पार्ट ए जो कि 1 घंटे का होगा, फिर पार्ट बी जो कि अगेन 1 घंटे का होगा। इस तरह से 2 घंटे का टोटल पेपर हो गया आपका। पार्ट ए में वही नॉर्मल चीजें जो मैंने आपसे बताई थी वो आएंगी, है ना, वही रीजनिंग, मैथ्स, वो सब दुनियादारी। आप चाहो तो अभी नीचे देख सकते हो, मैं देखो पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर पूरा सिलेबस मिलेगा, उसको आराम से बैठ करके देखना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में वही टेक्निकल आएगा आपका, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल के 60 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के, बस हो गया काम। ये रहा। सुपरवाइजर ओएल वाला जो है वो देख लो भैया, उसका ऐसा पेपर है यहाँ पर। इसके पार्ट बी पार्ट ए नहीं है, सीधा 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के, है ना। और यहाँ पर देखोगे आप तो करंट अफेयर पूछ लिया, कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी थोड़ी सी, हिंदी आ जाएगी थोड़ी सी आपसे, है ना। और यहाँ पे डोमेन नॉलेज ले लेंगे इंक्लूड, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करवा लेंगे, ट्रांसलेशन स्किल्स देखेंगे, मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, तो आपको चुनना पड़ेगा इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है ना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अगला है आपका, हाँ अब देखो, अभी तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात नहीं हुई थी, याद है, इसमें टाइपिंग होता है। तो इसका ना 2 फेज में रख दिया इन्होंने एग्जाम। इन्होंने बोला सबसे पहले हम इनका पेपर नहीं लेंगे, सबसे पहले हम इनकी टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे। तो अगर आप इंग्लिश का दोगे तो 40 वर्ड्स पर मिनट से देना पड़ेगा, और हिंदी दिया तो मतलब यही एक ऐसी पोस्ट है इसमें पेपर पहले नहीं हो रहा है, पहले स्किल टेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो ये चीज होगी ये कंप्यूटर पर ही होगी। ठीक है, इसका जो इवेल्युएशन है, टाइपिंग टेस्ट कैसी होगी, एनेक्जर नंबर 2 और एनेक्जर नंबर 3 में दिया हुआ है ना। एनेक्जर 2, एनेक्जर 3 में इसके बारे में साफ साफ बताया गया है। ठीक है, अब देखो जो लोग ये टाइपिंग टेस्ट निकाल लेंगे, और ध्यान सुनिए, दोनों में नहीं करनी, या तो इंग्लिश में या तो सिर्फ हिंदी में करनी है, जिसमें भी निकाल लोगे। अब जैसे मान लो फेज 2 है, तो हु क्वालिफाइड टाइप राइटिंग, जो लोग इसे निकालेंगे उन्हीं को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, पूरी तरीके से जो आपने पहला जो दे दिया ना वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इंग्लिश में देख रहे हो 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मान लो जिन्होंने निकाल लिया सर पेपर कैसा होगा, तो पेपर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ऐसा होगा भी, तो उसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर, बस 150 क्वेश्चन, 2 घंटे की खत्म कहानी। ठीक है, और सिलेबस जो है पोस्ट वाइज जो है वो एनेक्जर 1 में इन्होंने लगा दिया। एनेक्जर मतलब कोई एक पन्ना होगा, उसमें सब कुछ बताया होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, पहले बता रहा हूँ। सारा कुछ मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होना है, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, साफ लिखा है इन्होंने। अब जो फायरमैन है हमारा, है ना, जो फायरमैन के लिए भर रहे हैं, इनको भैया फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो इनके वहीं पर ही होगा, कहाँ कहाँ होगा मैं बता दूंगा अभी ध्यान से। अब इनने क्या किया, जैसे आपसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो करवाया, उसका कुछ तो सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तो है। जैसे कि अगर आप कितना है, जैसे मान लो जनरल से हो तो 55% नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी से तो 50%, और एससी एसटी से तो 45%। अच्छा, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये कि आप सिर्फ पास हो, मेरिट में नाम थोड़ी ना आएगा। मेरिट में क्या चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ये तो पास माना जाता है। पास होना और मेरिट में नाम आना अलग अलग कहानी है। पास बहुत होते हैं, मेरिट में उन्हीं कुछ का ही नाम आता है, तो वो ज्यादा नंबर वाले होते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। मेंशनड इन द, अच्छा सारी चीजें जो हैं भाई कहाँ पर होगा, रिपोर्टिंग टाइम, डेट, एग्जाम, सब कुछ वो कॉल लेटर में आएगा आपको। मई जून तक इन्होंने अभी लगाया है कयास की हो सकते हैं वहाँ पर, तो वो देख लेना। वेबसाइट ये रही, देखिए ध्यान से जरा, इसमें देख लीजिए, इस पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे ना। एसपीपी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद की वैकेंसी। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ यही होगा, देख लो जरा, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली एनसीआर में, इनमें से कोई एक जगह आपको अपने एप्लीकेशन में मेंशन कर देनी है। एक ही सेंटर चुन सकते हो आप, तो एक चुन लेना भाई। टाइपिंग टेस्ट तो आपका भैया जो जो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए है, किस पोस्ट के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो सिर्फ हैदराबाद में होगा। ठीक है ना, और कोई चारा नहीं उसका। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये डाउनलोड हो गया, ये सब आप फिर अप्लाई वगैरह करोगे, तो अप्लाई करना, तो देखिए ये सब आता है, तो फोटो अपनी तैयार रखना, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड टेम्परेचर, और वो नहीं आता जैसे बैंक में लिखवाते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये लिखा हुआ है देखो जरा। इसको आपको एक पेपर पे लिख करके कि आए, और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया पूरा, फिर हेयर बाई पूरा लेकर के यहाँ रिक्वायर्ड तक लिखना पड़ता है, इसको स्कैन करके वापस डालना पड़ता है। ठीक है, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी से भरवा लो, है ना, खुद टाइम वेस्ट कभी मत करो। कितने केबी का क्या है वो सब समझ जाता है खुद ही, वो वहाँ पे बताता है, जैसे फोटो 10 से 20 केबी की,
सॉरी सिग्नेचर 10 से 20 केबी का है, 20 से 50 केबी का आपका फोटो हो गया, हैंड रेट डिक्लेरेशन ज़्यादा का हो जाता है जैसे कि 50 से 100 केबी का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना आप मत करो, ये सब सामने वाले को करने दो, 50 रुपये उसको दे दोगे वो कर देगा तुम्हारा काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये रहा एनेक्जर 1। मैंने कहा था ना इसमें क्या मिलेगा भैया, इसमें मिलेगा आपको सिलेबस, है ना, सारे पोस्ट के लिए है यहाँ पे। जैसे कि अभी अपन जिसके लिए पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपरवाइजर। वही पहला पोस्ट जो था प्रिंटिंग और टेक्निकल कंट्रोल। तो देखो जनरल अवेयरनेस ये सब आएगा, इंडियन पॉलिटी में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, वर्ब, वोकैबुलरी और सब नॉर्मल है। मैथ्स में भी देख लो जरा, एलसीएम, एचसीएफ, डेटा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, पैरामीटर, डायरेक्ट। रीजनिंग में भी वही वही सब रहेगा, सिलॉग्स वगैरह रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब आता है ना। अब मान लो कोई है जो सुपरवाइजर टीओ, द क्वेश्चन शैल बी कॉमन। ये क्या है, ये पार्ट ए था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो ये पार्ट ए था, याद है पार्ट ए में 4 सेक्शन थे, तो 1 2 3 4 ये हो गए। और पार्ट बी अभी टेक्निकल है, जैसे मान लो अब कोई जो है अपना टेक्निकल चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो जैसे प्रिंटिंग प्रोसेस से आगे क्वेश्चन है ना, सम बेसिक इमेजिन टेक्निक्स हो गई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग से आ जाएगा, ये देखो इतने सारे टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया, इसको आप पढ़ लेना आराम से, मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। अब मान लो कि यही अब ये सुपरवाइजर, 1 मिनट रुको जरा, सुपरवाइजर ये प्रिंटिंग था। अब मान लो किसी ने सुपरवाइजर टेक्निकल के लिए अप्लाई किया, तो उसका लिए भी पार्ट भी है। उसका पार्ट है क्या है, उसका सबका पार्ट है तो यही है ना, सबका पार्ट है तो यही रहेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और ये सब। तो प्रिंटिंग वाले के लिए ये सिलेबस था पार्ट बी में। और अब आ जाओ टेक्निकल सब्जेक्ट में, जैसे मान लो प्रिंटिंग के 10 क्वेश्चन हो गए, अब अगर इलेक्ट्रिकल वाले तो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। अगर आप ये सॉरी ये किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो 10 क्वेश्चन इसके, इलेक्ट्रिकल वाले 10 क्वेश्चन ये से। तो ये आप ना रोक रोक के पढ़ना ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये रहेगा पार्ट बी में, सीएसआईटी के लिए ये रहेगा पार्ट बी में। देखो जरा इतना इनपुट आउटपुट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और इस तरह से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑल द पोस्ट एट W1 लेवल, तो पार्ट ए में उनके लिए क्या है, जो जो W1 लेवल के पोस्ट हैं उनके लिए देख लो जरा, ये नॉर्मल नॉर्मल से चीज़ें हैं। ठीक है, ये आ गया प्रिंटिंग टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन ये वाले। तो इनके पार्ट बी में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है क्या है, W1 पे ये दोनों ही पोस्ट हैं, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल वाला। तो इन दोनों का ही पार्ट ए तो यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा सेम, लेकिन पार्ट बी दोनों का अलग हो जाएगा। जैसे कि पहला है किसका, पार्ट बी ये रहा टेक्निकल सब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब ये फिटर के लिए हो गया भाई, टेक्निकल में कि क्या क्या आएगा भाई, इसके लिए मार्किंग ऑफ, ये सब दुनियादारी, काउंटर सिंक, ये देख सकते हो, इसको रोक करके आराम से पढ़ लेना आप, है ना। फिर ये जूनियर वेल्डर के लिए पार्ट बी में ये सब आ जाएगा। तो ये मतलब हर किसी का पार्ट बी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो उसके लिए पार्ट बी ये सब रहेगा भैया, सिंगल रेंज मीटर, इंट्रोडक्शन, दुनियादारी, अब ये आप ज़्यादा समझते हो। ठीक है ना, किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये सब रहेगा इसमें। वैसे तो ये 12th का सिलेबस है। और ये फायरमैन के लिए टेक्निकल मतलब बी पार्ट में क्या आएगा, ये रहा। ठीक है ना, मतलब सबका पार्ट ए फिक्स है, सबका पार्ट बी का अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि टेक्निकल बेस पे, इसलिए सब कुछ अलग दिख रहा है आपको। ठीक है ना। और ये सुपरवाइजर के लिए हो गया, तो जनरल इंग्लिश जनरली तो पहला पार्ट तो वैसे का वैसे ही है ना। और ये आ गया भैया कि जब जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का जब आप पेपर दोगे, तो पहले तो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पेपर होगा। तो पेपर में देखो ये सब आएगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, नॉर्मल पेपर है पूरा का पूरा, है ना। अच्छा, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पहला फेज है उसका जो टाइपिंग टेस्ट होना है, वो कितने 10 मिनट का होना है। 10 मिनट के अंदर उसको, अगर वो इंग्लिश में कर रहा है 40 वर्ड्स और हिंदी में कर रहा है 30 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत सारी मानी गई है। जैसे मान लीजिए फुल मिस्टेक किसको मानेंगे, हाफ मिस्टेक किसको मानेंगे, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना। पर मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने पूरा वर्ड ही गायब कर दिया, या आपने गलत शब्द लिख दिया। देखो वर्ड गायब कर देना, पूरा गलत वर्ड लिख देना, है ना, है ना, ऐसा वर्ड लिख देना जो वहां पर है ही नहीं पैराग्राफ में, तो उसे फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक, जैसे मान लो अब आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कि स्पेलिंग को स्पेलिंग लिखते हैं लेकिन आपने सीपलिंग लिख दिया, सैपलिंग लिख दिया, तो पूरा फुल मिस्टेक मानी जाएगी। कोई इनकम्प्लीट वर्ड है, हाफ टाइप किया है आपने, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाफ मिस्टेक किसको मानेंगे, जैसे मान लो स्पेस की आपने एरर कर दी, है ना। जैसे मान लो आई होप लिखना था, आई होप आपने चिपका के लिख दिया, जबकि आई होप अलग अलग लिखा जाता है ना। किसी कोई कैपिटल वर्ड आपने गलत लिख दिया, किसी को कैपिटल नहीं करना था उसको कर दिया, कोई पंक्चुएशन एरर कर दी, ट्रांसपोजिशन, इसको हाफ एरर मांग रहे हैं। पैराग्राफिक एरर हो सकती है, जैसे मान लो आपने टैब की नहीं दबाया, क्या है कि जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो आपको टैब का बटन बटन दबाना है। अगर मान लो वो और जब जब पैराग्राफ चेंज होगा आपको बार बार टैब का बटन दबाना है, और ये जानकारी वहाँ पे भी मिलेगी, इसलिए बहुत अच्छे से समझ के जाना वहाँ पे। और ये देखो की स्ट्रोक्स वगैरह ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए एक शब्द में क्या मानते हैं ये कि 5 की स्ट्रोक्स होते हैं, एक शब्द में कितने होते हैं, 5 की स्ट्रोक्स, और एक एरर में भी 5 की स्ट्रोक्स होते हैं।
तो आपकी नेट स्पीड कैसे निकालेंगे? जो भी आप ग्रॉस स्ट्रोक्स निकालोगे, जैसे मान लो एक वर्ड तो आप टाइप नहीं कर रहे हो, बहुत सारे कर रहे हो, अब एक वर्ड में अगर 5 की स्ट्रोक्स है तो 10 वर्ड में कितने होंगे? 50 हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपने जितने ही वर्ड टाइप किए तो इंटू 5 कर दो, उतना आपको ग्रॉस स्ट्रोक्स आ गया। अब उसके बाद आपने जितने एरर किए, तो मान लो आपने जैसे 50 वर्ड टाइप किए, है ना, 10 वर्ड टाइप किए तो 500 की स्ट्रोक्स, लेकिन उसमें से 2 गलत हो गए तो 10 हटा दो उसमें से, है ना, 10 उसमें से हटा दो आप, तो हो गया 40 की स्पीड आ गई आपकी, समझ गए ऐसे, है ना। लेकिन नहीं, अब 40 आया तो अब उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, है ना, डिवाइड बाय 5, एरर हिट्स डिवाइड, ये ऊपर जो है इसको पहले 5 से डिवाइड करना है और फिर पूरा डिवाइड होंगे टोटल टाइम से। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो टाइम है आपका टोटल 10 मिनट, आपने ग्रॉस स्ट्रोक्स जो है टोटल स्ट्रोक्स टाइप किए वो 10 मिनट में वो कितने थे? 2000 थे, ठीक है। अब मान लो आपने एरर नहीं करी, जब आपने एरर नहीं करी तो इसको हटा दो इस फॉर्मूले को, तो अब इसको सिर्फ ऊपर वाले को किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो ग्रॉस स्ट्रोक्स मतलब 2000 डिवाइड बाय 5, ये देखो कितना आ गया? 400, ठीक। अब जो 400 आया उसको मालूम है ना टोटल टाइम से डिवाइड करना है, तो 400 को आपने टोटल टाइम कितना दिया? 10, तो देखो आगे 40 वर्ड्स पर मिनट, ऐसा मतलब बिना एरर किए जब आप 2000 करोगे तब आपकी 40 आ रही है, ये इंग्लिश का हो गया, है ना। क्राइटेरिया कैलकुलेशन ऑफ एरर आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको डिवाइड कर दो एरर स्ट्रोक से, है ना, मतलब सॉरी डिवाइड कर दो कह रहा हूँ, मतलब चाहे मिस्टेक्स हो चाहे एरर स्ट्रोक्स हो, कितना? जैसे मान लो आपने 250, है ना, क्राइटेरिया ध्यान सुनना, एरर वर्ड्स हो गए, तो देखो अगर आपने एरर स्ट्रोक्स कितने निकाले? 250, तो वर्ड्स कितने हो जाएंगे ऐसे? तो 250 डिवाइड बाय 5 मतलब 5 आपके एरर वर्ड्स है, तो नेट एरर आपकी कितनी हो गई? 50 डिवाइड बाय 10 मिनट के अंदर आपने 50 वर्ड्स की एरर निकाली, तो 5 वर्ड्स पर मिनट आपने एरर करी। अब अगर ऐसा है कि 5 वर्ड्स पर मिनट आपकी एरर आ रही है, तो आपसे मांगा गया था 40 वर्ड्स पर मिनट, उसमें 5 की अगर एरर है तो आपकी स्पीड हो जाएगी 35 वर्ड्स पर मिनट, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसलिए देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से काम करना, रिलैक्सेशन है। हाँ, इसमें यह है कि एरर की जो छूट मिल रही है वैसे जनरल कैटेगरी वाले को 5% तक को एरर की छूट मिल रही है और बाकी सबको 7% तक की मिल रही है, समझ गए। तो इन्होंने कहा क्या है देखो एक स्पेस, ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड, सॉरी है ना, थोड़ा सा हो गया था, और बाकी ये सब बता दिया उन्होंने, वन फुल मिस्टेक मानी जाएगी, इनकम्प्लीट वर्ड, रिलेवेंट वर्ड, है ना, रिपीट मत कर देना पैसेज को, ये सब इन्होंने जरूर बताया हुआ है, ठीक है। अभी ड्यूटी वगैरह है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसा भी लगा हो दोस्तों मुझे बताइएगा जरूर, है ना, काफ़ी मेहनत से मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, और इसमें अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं यही इस चैनल पर बताऊंगा, इसलिए मुझे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, और जुड़े रहें बस, है ना। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मुझसे पता कर सकते हैं, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं हमेशा कमेंट्स के जवाब देता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और जल्दी से आपकी नौकरी लगे, और मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा क्योंकि मैं आप ही के लिए काम करता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शेयर जरूर करिएगा।